नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और हिंदी मीडियम से रिलेटेड हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी साल आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और या आने वाले सालों में, तो आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। यह क्लास 10th और चैप्टर हमारा फर्स्ट है, यानी चैप्टर 1 है, और चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। इसे हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बोलेंगे। ये हमारा ज्योग्राफी भूगोल के अंतर्गत आता है। यहाँ से डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके टेस्ट में ज़रूर आएंगे और ये नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसे लाइन बाय लाइन हर एक ईजी और बहुत ही सिंपल तरीके से कवर करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से रीड करेंगे और हम लोग समझेंगे। समझते हुए पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर आपके पास होगा, उसको आप लर्न करके एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। अगर यहाँ से आता है किसी प्रकार से शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैप, डायग्राम, तो बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो पे बने रहें, इसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे पार्ट वाइज। तो आज हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम इंट्रोडक्शन बात करेंगे, यानी कि आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 वीडियो और उसमें संसाधन और विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम टॉपिक के बारे में आपको बता देते हैं। संसाधन और विकास। विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, यानी विकास करना, और संसाधन का मतलब होता है रिसोर्स। रिसोर्स कौन कौन होते हैं? तो मिट्टी, भूमि, सड़क। रिसोर्स बहुत कई प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक भी हो सकती है और मानव निर्मित भी हो सकती है। जैसे में पानी जो एक संसाधन है, इसी प्रकार से हमारा हवा भी एक संसाधन है। सब चीज़ एक संसाधन है। संसाधन वो चीज़ होता है, रिसोर्स, जिसके हेल्प से हमारा लाइफ टाइम भी सेविंग होता है, लाइफ भी इजी हो जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति के पास गाड़ी नहीं है, तो हम बोलेंगे उसके पास साधन ही नहीं है, रिसोर्स ही नहीं है, तो उसका टाइम अधिक और एनर्जी अधिक लग रहा है। तो संसाधन के हेल्प से हम एनर्जी को भी बचा सकते हैं, टाइम भी बचा सकते हैं और लाइफ को ईजी कर सकते हैं। अब इसको पढ़ेंगे तो हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसको रीड करते हैं। पार्ट 1 में आज हम लोग 1 से 2 पेज पढ़ेंगे। दिया गया है, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गाँवों और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? तो देखिए, इसी को तो संसाधन कहते हैं ना। जो वो वस्तु जो हमारे जीवन को या हमारे गाँवों और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं? तो वो गाड़ी हो सकता है, साइकिल हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, रोड हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, हाईवे हो सकता है, पानी हो सकता है, ये धूप हो सकता है, कई प्रकार के चीज़ हो सकते हैं, मिट्टी। इस प्रकार से ऐसी वस्तुओं की ये बोल रहा है क्वेश्चन की, ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें जो इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताइए। तो इस प्रकार से इसके हमें एक सूची लिस्ट बनाने की है। तो इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस हमको समझना है कि संसाधन क्या होता है। दिया गया है कि हमारे पर्यावरण में, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में, वातावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसके बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से साम्य है या सांस्कृतिक रूप से मान्य है, यानी वो तो साम्य है या तो सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। और हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं, तो इस प्रकार से समझिए संसाधन क्या है। तो एक संसाधन है, तो यहाँ पे हम समझ पाए कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को, हमारी ज़रूरत को, हमारी नीड को पूरा करने में प्रयुक्त है या फिर उसको यूज किया जा सकता है, उसे ही संसाधन कहेंगे। और उसको बनाने में टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया गया है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और आर्थिक रूप से साम्य है, यानी आर्थिक रूप से वो साम्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। फिर दिया गया कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं, जितने भी वातावरण में उपलब्ध पदार्थ है, सब्सटेंस है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। फिर बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे रूपांतरण मतलब चेंज करके हम क्या करते हैं, रूपांतरित प्रक्रिया में प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा, यानी कि मानव टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो उससे समझिए, मान लीजिए कि एक फर्नीचर बना है, टेबल बना है, तो लकड़ी तो प्राकृतिक की है, लेकिन उसको क्या किया, नई या बड़ी वगैरह उसको बहुत अच्छे से उसको फिनिशिंग किया, बनाया और एक बहुत ही यूजेबल फिनिश प्रोडक्ट बना दिया। तो हम समझ पा रहे हैं कि ये बता रहा है कि इसमें कि मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। फिर हमारा दिया गया है, क्या आप क्या आप भी
अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं। ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाकलाप का परिणाम है। बोल रहा है कि आप भी बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं, तो बोल रहा है ऐसा नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक यानी नेचुरल रिसोर्स होता है और एक मानव या निर्मित संसाधन जिसे हम मैन मेड या आर्टिफिशियल कहते हैं। जो गॉड गिफ्टेड चीज़ है उसे हम बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। तो बोल रहा है ऐसा नहीं, मानव मानवीय यानी कि संसाधन मानवीय क्रियाकलापों का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बोल रहा है कि मनुष्य जो है वो खुद एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य खुद संसाधन है। ह्यूमन जो है से खुद एक रिसोर्स है, और वो बोल रहा है रिसोर्स का महत्वपूर्ण पार्ट है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। तो बोल रहा है कि जो पर्यावरण में पाए जा रहे हैं और पर्यावरण में पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो संसाधन में उसे चेंज कर देते हैं, उसमें बदलाव कर देते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो किस आधार पर किया जाता है, तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। जैव का मतलब होता है बायोटिक और अजैव का मतलब होता है एबायोटिक। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि हम पर उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर जैव और अजैव में बांटेंगे। बायोटिक इसे प्लांट्स, एनिमल, जीव जंतु, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव आएंगे। जबकि एबायोटिक में लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स आएगा और एबायोटिक में लिविंग थिंग्स आएगा, सजीव और निर्जीव। फिर देखेंगे संभाव्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। अनवीकरणीय जिसको हम एक बार खत्म हो जाएगा, एक बार यूज करेंगे, दोबारा रिन्यू और रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। ये संभाव्यता के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल जिसे निजी या प्राइवेट बोलते हैं। सामुदायिक मतलब पूरा कम्युनिटी का हो सकता है। राष्ट्रीय मतलब पूरे राष्ट्र का। अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे कंट्री का। जैसे विकास के स्तर के आधार पर संभावी, अनविकसित, भंडार और संचित कोष के आधार पर इसे वर्गीकृत करते हैं। तो चलिए चार्ट हम लोग देखते हैं और टेबल को देख के समझने की कोशिश करते हैं। ये सब टेबल आपको बनाने आना चाहिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपके लिए बहुत ही हेल्प होगा। यहाँ पे दिया गया है संसाधन। संसाधन जो है सो दो प्रकार का, एक प्राकृतिक, एक मानवीय। यहाँ पे बता दें आपको, जो संसाधन है उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। आपको याद होना चाहिए कि इसे हम रिसोर्स बोलेंगे। और रिसोर्स के दो टाइप है, आपको याद रखना है। पहला जो है से नेचुरल रिसोर्स है, इसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। दूसरा जो है से आर्टिफिशियल रिसोर्स है या फिर मैन मेड रिसोर्स है, इसे ही मैन मेड रिसोर्स बोलेंगे। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि ये मानवीय है। अब प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य, यानी कि नेचुरल रिसोर्स के दो टाइप। पहला जो रिसोर्स है वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, और दूसरा जो है से नॉन रिन्यूएबल यानी नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि वैसे, यानी कि यहाँ पे ये समझना है कि प्राकृतिक रिसोर्स में नवीकरणीय योग्य वो रिसोर्स है जिसे रिन्यू कर सकते हैं, जिसका एक बार यूज करने के बाद वो खत्म नहीं होगा, वो उसका भंडार अधिक है और वो रिन्यू हो सकता है, उसको फिर से रिन्यू किया जा सकता है, वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। अनवीकरणीय एक बार यूज कीजिए खत्म हो जाएगा, ये अनलिमिटेड नहीं, ये लिमिटेड है। इसे बोलते हैं रिन्यूएबल, यानी कि इसे बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, जिसे रिन्यू नहीं कर सकते, एक बार यूज करेंगे खत्म हो जाएगा, ये खत्म नहीं होगा, इसे बोल रहे हैं रिन्यूएबल। इसे रिसाइकल कर सकते हैं, इसे रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे बनने में हजारों साल लगते हैं। इस प्रकार से अब यहाँ पे हमारा नेचुरल रिसोर्स के दो टाइप, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इसी प्रकार से नवीकरणीय के दो, सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन और जल। पवन कभी खत्म नहीं हो सकता, जल भी कभी खत्म नहीं हो सकता है। ये क्या है, तो नवीकरणीय योग्य है, सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन और जल। फिर जैव, यानी कि नवीकरणीय में एक सतत होता है, एक जैव। जैव मतलब बायोटिक, एक प्राकृतिक वनस्पति, एक वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति मतलब कि पेड़ पौधे। जैव में दो प्रकार का डिवाइड किया गया है। जैव मतलब होता है बायोटिक, इसे ही बोलते हैं लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स में बायोटिक कौन कौन होते हैं, तो एनिमल्स और प्लांट्स। तो इसमें बताया गया है कि जैव में एनिमल्स, जीव जंतु, और फिर बताया गया है कि प्राकृतिक वनस्पति, वन। ये जैव के दो प्रकार। ये हमारा नवीकरणीय के दो प्रकार था, सतत और जैव। सतत में दो, प्रवाह जैसे जल, पवन और जल, ये फ्लो होता है इसलिए बताया गया। फिर अनवीकरणीय के दो है,
पुनः चक्रीय जैसे धातु। पुनः चक्रीय के मतलब ये कई हजारों साल फिर से चक्रीय होगा और फिर से रिसाइकल होकर बन सकता है। और अनविकरणीय में भी दो प्रकार के ये बताया कि अचक्रीय जैसे कभी खत्म नहीं बनेगा, ये खत्म हो गया तो खत्म हो गया, इसको बनने में करोड़ों वर्ष लग सकता है, जिसे जीवाश्म ईंधन, इसे फॉसल फ्यूल बोलते हैं। तो आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल कोई पूछेगा अचक्रीय जिसको नॉन रिन्यूएबल या रिसाइकल नहीं हो सकता, जैसे में कोल, पेट्रोलियम, डीजल, एल्युमिनियम, लोहा, धातु, ये सब आपको याद रखना है। लेकिन धातु तो इसमें आता है, मेटल इसमें आएगा, लेकिन जो तेल वगैरह है जैसे में कोल, डीजल, पेट्रोलियम, ये सब जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, सीएनजी ये सब। तो इस प्रकार से समझे। अब मानवीय में देखते हैं संरचनाएं, संस्था एवं संस्थाएं, मात्रा और गुणवत्ता। तो इस टेबल को समझे बहुत अच्छे से। ये दिया है संसाधनों का वर्गीकरण, ये आ सकता है तो आपको ये याद रखना है, पूछा जा सकता है, तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। इस पेज को हम लोग बहुत अच्छे से किए हुए। अब यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध। ये मानव है, मानव जो है से संस्थाएं, प्रौद्योगिकी और भौतिक पर्यावरण यानी प्राकृतिक, ये बता रहा है कि ये सब आपस में अंतर संबंध है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास को कवर करते हैं और फिर इसी तरह से हम लोग देखेंगे संसाधनों का विकास क्या होता है। संसाधनों के विकास में दिया गया है कि संसाधनों का विकास मतलब द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, हम बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो यहाँ विकास का मतलब डेवलपमेंट, संसाधन का मतलब रिसोर्स और ऑफ का मतलब हो गया हमारा क्या, तुर का। यानी कि संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी कि बोल रहा है कि जो संसाधन है वो मनुष्य के जीवन यापन के लिए बहुत ही जरूरी है, हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। यानी कि संसाधन इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है। आवश्यक नहीं, अति आवश्यक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर संसाधन की नहस तहस करेंगे, जैसे हम पेड़ों को खूब काटेंगे तो पोल्यूशन होगा, वायु पोल्यूशन, जल पोल्यूशन, समझ में आ रहा है, बहुत सारे प्रदूषण होंगे। इसी प्रकार से ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की निःशुल्क देन है। तो ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक की निःशुल्क देन संसाधन है, ऐसा नहीं है कि हम जब चाहे तब इसका कटाई किए, जब चाहे यूज किए। अगर अधिक वाटर यूज करेंगे तो वाटर की कमी हो जाएगा, स्कार्सिटी, जिससे पानी जल का संकट। पौधों को काटेंगे तो डिफोरेस्टेशन करेंगे, पौधों को काटने से क्या होगा, पूरा का रेगिस्तान बंजर बन जाएगा। इस प्रकार सबको समझना है कि जो संसाधन है, रिसोर्स है, वो प्रकृति की निःशुल्क देन नहीं है, हम अधिक यूज नहीं कर सकते हैं। हवा, पानी, हमें एक ही पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा कि हमें प्राकृतिक से, नेचर से उतना ही लेना है जितना ज़रूरत है, और जितना लिए उतना हम देंगे। यानी जितना पेड़ पौधे काटे हैं उतना हम उसको भरपाई करेंगे। बोल रहा है इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे निम्नलिखित प्रमुख कारण समस्या पैदा हो गई। यानी कि यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया। सबसे पहले बताया कि संसाधन क्या है। तो संसाधन जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन यापन के लिए आवश्यक है, इसके 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 थ्रू जीवन आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, टाइम बचता है। बोल रहा है उसी प्रकार जीवन की अगर गुणवत्ता, यानी कि अगर हम लोग के जीवन का स्टैंडर्ड बना के रखना है, हवा शुद्ध चाहिए, पानी शुद्ध चाहिए, अच्छे से सब कुछ चाहिए, तो बोल रहा है संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की निःशुल्क देन है, ये गलत बात है। हम अंधाधुंध आंख मूंद के बिना सोचे समझे इसका पूरा हनन किए, काटे, एक्सप्लॉइट किए, तो इसका क्या हुआ, देखिए परिणाम, कंसिक्वेंसेस क्या हुआ। पहला यह वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हुआ, यानी कि संसाधन कम होने लगा, इसलिए एक दूसरे को लड़ाई झगड़े मार पीट करते हैं और जो चीज़ें सब सारे चीज़ पूर्ति नहीं हो पाता है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं। तो संसाधन कुछ ही लोगों के हाथ में चला गया, जिससे समाज दो हिस्सों में, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीबी में बंट गया है। तो दो पॉइंट में बताया कि संसाधन जो है समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में चला गया, जिसमें से बोल रहा समाज दो हिस्सों में बंट गया है। एक ऐसे लोग जिसके पास संसाधन बहुत ज़्यादा है, उसे संसाधन संपन्न बोलेंगे, और एवं दूसरा जो है सो संसाधनहीन है, मतलब जिसके पास कुछ संसाधन है ही नहीं, बहुत ही गरीब है, और जिसके पास संसाधन बहुत है वो अमीर है, ऐसा बट गया। और कुछ व्यक्ति लालच के कारण संसाधनों का बहुत ही, यानी कुछ व्यक्ति इतना लालच किया, कितना किया, संसाधनों का ह्रास हुआ। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि इन संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गई। वैश्विक मतलब पूरी दुनिया, अर्थ
में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी, बहुत ही। जैसे भूमंडलीय तापन, तापन का मतलब होता है गर्मी, आपको याद रखना है इस वर्ड का। तापन का मतलब वार्म, गर्म हो गया, और भूमंडलीय मतलब पूरा पूरा पृथ्वी या अर्थ, यानी कि इसका मतलब होता है ग्लोबल। इसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, तापन का मतलब वार्मिंग और भूमंडल मतलब ग्लोबल, मतलब पूरी पृथ्वी दुनिया गर्म हो गई। इससे पिघलेंगे बर्फ वगैरह तो क्या होगा, समुंदर का स्तर बढ़ेगा और देश दुनिया सारे डूबने लगेंगे। ये बहुत ही भयावह है। फिर बताया कि ओजोन परत का अवक्षय, यानी ओजोन लेयर जो है वो छेद हो गया, जिससे जो सन है, सन के लाइट में यू और भी रे है, इसे अल्ट्रावायलेट या परबैंगनी किरणें कहते हैं। ये हमारे स्किन पर पड़ेंगे तो कैंसर जैसे बीमारी हो सकती है। तो ओजोन लेयर पृथ्वी में जो है से इसको आने नहीं देती है, बचाती है। तो ओजोन लेयर एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन लेयर है जो कि एटमॉस्फेयर वायुमंडल में है। और यही क्या हुआ, ये क्षय हो गया, छेद हो गया, इसके अंदर होल हो गया। तो कैसे, क्योंकि संसाधनों का अंधाधुंध शोषण किया लोग, इसलिए पूरा वैश्विक परिस्थिति की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया। एक कि ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ओजोन लेयर डिफ्लेक्शन हुआ, पर्यावरण प्रदूषण, वो जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, भूमि का निम्नीकरण, यानी भूमि बहुत ही खराब हो गया, बंजर हो गया, जिसमें खेती करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। फिर दिया गया है क्रियाकलाप में, कल्पना करें कि यदि एक दिन तेल संसाधन समाप्त हो जाए, अगर धरती से तेल ही समाप्त हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, यानी गाड़ी सामान एक दूसरे जगह से लेके और लाएगी कैसे और ले जाएगी कैसे। तब इसका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत भयावह पड़ेगा। तेल अगर खत्म हो जाएगा, तेल संसाधन, तो सोचो तेल के बिना लोग कैसे रहेंगे, ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, आयता आयता कैसा होगा ट्रांसपोर्ट, किसी भी सामान को मार्केट एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचाया जाएगा, ये जीवन शैली पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों पर विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव में एक सर्वेक्षण करें, लोगों से प्रश्न पूछें। तो ये सर्वेक्षण दिया गया है जिसमें में उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो उनके द्वारा जो भी यूज किया जाता होगा संसाधन, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है। अपने परिणामों को समुचित चित्र यानी कॉलेज तैयार करें। तो ग्रुप बनाने बोल रहा है, तो ऐसा कुछ इसमें हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, ये एक्टिविटी दिया गया है। फिर दिया गया है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। बोल रहा है कि अगर इस जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना है और पूरी दुनिया को शांति बनाए रखना है, तो संसाधनों का हमें सोच समझ के यूज करना पड़ेगा, न्याय संगत तरीके से करना पड़ेगा। यानी जितना गरीबी के हक है उतना अमीर का भी हक है। यदि कुछ ही व्यक्तियों और देशों द्वारा संसाधन का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो ये दुनिया नहस तहस हो सकती है। ये बताया जा रहा है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि संसाधन बस कुछ ही व्यक्ति इसका यूज करें, या कोई देश ही इसका ज़्यादा यूज कर रहा है, कोई देश एकदम ही नहीं कर रहा है, कोई धरती से बहुत ज़्यादा तेल निकाल रहा है, कोई निकाल ही नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग पा रहे हैं कि न्याय संगत मतलब होता है कि सबका इक्वल हक है, सब एक जैसा इसका यूज करेंगे तो हमारी पृथ्वी की भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अगर इसका हम गलत तरीके से करेंगे तो ये बहुत ही दिक्कत होगा। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधन का उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। यानी कि सोच समझ के यूज करेंगे और संसाधनों का उपयोग हम योजना बना के करेंगे। ये बहुत ही जरूरी है इसका योजना बनाना। अस्तित्व सही नहीं, सही अर्थ में सतत पोषीय विकास का एक हिस्सा है। बोल रहा है कि जो सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषीय विकास, इसे सतत का मतलब होता है सस्टेनेबल, यानी कि जो विकास तो करना है लेकिन धीरे धीरे करना है, पर्यावरण के देखते हुए करना है। विकास कीजिए लेकिन पर्यावरण के नुकसान नहीं करके। तो सतत मतलब धीरे धीरे अच्छे से विकास करना है। पोषीय मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। इस प्रकार से विकास तो करना है लेकिन बहुत अच्छा, इसके हम बहुत ही डिटेल से बात करेंगे जब इसका बारे में आएगा। तो सतत पोषीय विकास क्या होता है वो देखेंगे। चलिए इसके बाद इस हमारा यही आज यहीं तक देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। हम यहाँ से बताएंगे रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इसको न्यू एनर्जी के साथ ही स्टार्ट करेंगे। सतत पोषीय विकास, सतत का मतलब सस्टेनेबल, सस्टेनेबल इसका मतलब क्या होता है, विकास तो करना है लेकिन ऐसा विकास करना है
कि हम चीज़ों को दोहन ना करें, नुकसान ना करें, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी रखना है। अगर मान लीजिए वाटर है, अगर वाटर खत्म कर देंगे तो आने वाले जो बच्चे रहेंगे, पीढ़ी रहेंगे, जनरेशन, वो वाटर उसको कहाँ से मिलेगा? वो जीवित कैसे रहेंगे? उसको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं देंगे। तो पृथ्वी तो सबके लिए बना है, सबका हक है। तो इस प्रकार से हमें विकास तो करना है, लेकिन सतत पोषीय तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से, धीरे-धीरे, बिना किसी नुकसान को पहुँचाए हुए। जितना ज़रूरत है उतना ही लेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही हनन करेंगे, लेकिन उसकी भरपाई भी करेंगे। तो सतत पोषीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुँचाना ही नहीं है। यानी किसी भी प्रकार से आप पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचा सकते और तब विकास कीजिए, तब वो विकास कहलाएगा सतत पोषीय विकास। वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करें। तो बता रहा है कि आप विकास कीजिए ना, अभी आप विकास कीजिए, वर्तमान में विकास कीजिए, लेकिन ऐसा विकास कीजिए कि इस विकास का ऐसा प्रक्रिया होना चाहिए कि भविष्य में जो आने वाले बच्चे हैं, पीढ़ी है, जनरेशन है, उसकी ज़रूरतों को हम नहीं खत्म कर सकते हैं। उसके लिए शुद्ध हवा होना चाहिए, शुद्ध पानी होना चाहिए। इस प्रकार से इस वीडियो को हम एंड करते हैं। हमें उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आज हमारा ये पार्ट 1 था। इसके बाद हम लोग कल पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट वाइज करके पूरा वीडियो को समाप्त करेंगे। ये चैप्टर 1 है, ज्योग्राफी हम न्यू स्टार्ट किए हैं। रियो डी जेनेरियो हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो पे बने रहें। न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए, धन्यवाद।